आज के टाइम पर सीजीआई और वीएफएक्स से फिल्म मेकर्स किसी भी खतरनाक से खतरनाक सीन को हमें बड़ी ही आसानी से दिखा सकते हैं, या कुछ ऐसे सीन भी वो हमें दिखा सकते हैं जो कि रियल लाइफ में कभी एग्जिस्ट ही ना करते हों। मतलब अगर देखा जाए तो टेक्निकली चीजें इतनी आसान हो गई हैं और एक्टर्स के लिए भी काम करना अब बहुत ही आसान और सेफ हो गया है। लेकिन 70s, 80s, 90s और यहाँ तक कि अर्ली 2000 में तक भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस समय फिल्मों में जो भी खतरनाक सीन हमें देखने के लिए मिलते थे या जो भी पर्दे पर हमें नजर आता था, वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल रियल में बनाई जाती थीं। मतलब अगर पर्दे पर हमें कोई भी खतरनाक सीन नजर आ रहा होता था या कोई भी ऐसा स्टंट देखने के लिए मिलता था, तो भले ही वो स्टंट पर्दे पर हीरो ना कर रहा हो, लेकिन कोई ना कोई स्टंटमैन उस खतरनाक एक्शन सीन को परफॉर्म जरूर कर रहा होता था। और कई बार तो फिल्मों में ऐसे खतरनाक एक्शन सीन परफॉर्म करते टाइम पर हीरो ने और स्टंटमैन ने अपनी जान को भी दांव पर लगाया है। फिर चाहे हेलीकॉप्टर से नीचे लटकने वाले ये सीन हो या फिर ऊंचाई से कूदने वाले ये सीन हो। और उस समय फिल्मों में ऐसे रियल खतरनाक एक्शन सीन करने में सबसे पहला नाम आता है अक्षय कुमार का, जिन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में जितने भी खतरनाक एक्शन सीन दिए हैं उनमें से 95% सीन अक्षय कुमार ने खुद किए हैं, फिर भले ही वो सीन कितने भी खतरनाक हों। वैसे 90s के पहले 70s और 80s में भी हमें ऐसे कई हीरो के खतरनाक एक्शन सीन देखने के लिए मिले जो उन्होंने खुद रियल में किए थे। और इसमें एक नाम आता है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का भी, जिनकी फिल्मों के और उनके एक्शन सीन्स के लोग बिल्कुल दीवाने थे। और कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने अपने खतरनाक एक्शन सीन भी खुद ही किए थे। और आज अपने इस वीडियो में हम अमिताभ बच्चन की साल 1977 में आई फिल्म खून पसीना के बारे में काफी डिटेल से बात करने वाले हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन हमें एक रियल टाइगर से लड़ाई करते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि ये बिल्कुल रियल टाइगर था। एक्चुअली में ये एक टाइगर नहीं था बल्कि फीमेल टाइगर थी, जिससे अमिताभ बच्चन हमें फिल्म के सीन में लड़ते हुए और लिपटते हुए नजर आते हैं। ये दिन था 5 फरवरी 1976 का, जब इस सीन को शूट किया जा रहा था। और ये दिन अमिताभ बच्चन की लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए खास बन गया, क्योंकि एक तरफ अमिताभ बच्चन जहां चांदीवाली स्टूडियो में इस टाइगर के साथ में ये फाइट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी वाइफ जया बच्चन ने अभिषेक बच्चन को जन्म दिया था और अमिताभ बच्चन इसी दिन पिता बने थे। और इस सीन में अमिताभ बच्चन रियल टाइगर से फाइट करने के बाद में काफी थके हुए थे और धूल मिट्टी से बिल्कुल सने हुए थे। लेकिन जैसे ही फिल्म के सेट पर अमिताभ बच्चन के घर से फोन आया कि जया बच्चन ने बेटे को जन्म दिया है, और ये खबर सुनते ही अमिताभ बच्चन की पूरी थकान चली गई थी। और तुरंत अमिताभ बच्चन अपने इसी कपड़ों में अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गए थे। हालांकि फिल्म का ये सीन बहुत ही आइकॉनिक था, लेकिन आज इतने साल बाद भी इसको लेकर बहुत सारी गलतफहमी बनी हुई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। घोड़े के एक्शन सीन के बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे, और कैसे विनोद खन्ना के साथ में धोखा किया गया, उन्हें ये विग पहनाई गई, उनके रोल को छोटा किया गया। इन सारी बातों के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। आखिर किसने और क्यों विनोद खन्ना को इसमें ये सफेद बालों वाली विग पहनाई और उनका ये लुक ऐसा रखा। 1977 की ठंडियां चल रही थीं। ऐसे में फिल्म खून पसीना रिलीज होती है 21 जनवरी 1977 को, जब चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। लेकिन सिनेमा हॉल के बाहर फिल्म खून पसीना के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, और पोस्टर्स के ऊपर अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और रेखा को देखने के बाद तो लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उन दिनों अमिताभ बच्चन की फिल्म शोले और दीवार को देखने के बाद उनका क्रेज लोगों के बीच में बिल्कुल पीक पर था। इसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और रेखा के अलावा निरूपा राय, असरानी, कादर खान, रंजीत, भारत भूषण और अरुणा ईरानी जैसे एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म की इस बेसिक कहानी को तैयार किया था राकेश कुमार ने। पूरा स्क्रीन प्ले तैयार किया था जाने माने राइटर के शुक्ला ने, और इसके बेहतरीन डायलॉग्स लिखे थे कादर खान ने, जो फिल्म में हमें विलन के रोल में नजर भी आए थे। और फिल्म का डायरेक्शन भी किया था राकेश कुमार ने, जिनकी बतौर डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी। आपको बता दें कि राकेश कुमार इसके पहले जाने माने डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को उनकी फिल्म जंजीर और समाधि में असिस्ट कर चुके थे, और प्रकाश मेहरा से ही उन्होंने फिल्म मेकिंग की बारीकियां भी सीखी थीं। और राकेश कुमार ने फिल्म खून पसीना के बाद में अमिताभ बच्चन के साथ में ही आगे चलकर मिस्टर नटवरलाल और 2 और 2 5 जैसी फिल्में बनाई हैं। इसके बाद में राकेश कुमार ने एक और फिल्म का डायरेक्शन किया था, और वो थी सलमान खान की फिल्म सूर्यवंशी। फिल्म सूर्यवंशी कुछ खास नहीं चली थी, और राकेश कुमार ने इसके बाद में किसी भी फिल्म को नहीं बनाया। फिल्म को प्रोड्यूस किया था प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रकाश मेहरा के भाई बब्बू मेहरा ने, और फिल्म का म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 4 गाने रखे गए थे। फिल्म के गाने थे मैं तेरी हो गई तू मेरा हो गया, बनी रहे जोड़ी राजा राम की, खून पसीने की मिलेंगे तो खाएंगे, राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के,
जहां अमिताभ बच्चन के लिए इन गानों को गाया था किशोर कुमार ने और उनके अलावा लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें थीं। हालांकि फिल्म का म्यूजिक एल्बम उस समय के हिसाब से बहुत ही एवरेज था और फिल्म के गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए थे। हालांकि इसके बावजूद भी फिल्म अपनी स्टार कास्ट और एक्शन सीक्वेंस की वजह से लोगों के बीच में काफी चर्चा में रही थी। एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर, तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 1,40,00,000 रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 2,60,00,000 रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 3,90,00,000 रुपए का कलेक्शन हुआ। और फिल्म खून पसीना इस साल आई एक हिट फिल्म रही थी जिसको लगभग 45 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 52 लाख लोग आए थे और ये 1977 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 7वें नंबर पर रही थी। वैसे 1977 की टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नजर डालें तो ये फिल्में थीं अमर अकबर एंथोनी, धर्मवीर, हम किसी से कम नहीं, परवरिश और अदालत। जहां आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन की 1977 में टोटल 6 फिल्में रिलीज हुई थीं। ये फिल्में थीं अदालत, ईमान धर्म, खून पसीना, अलाप, अमर अकबर एंथोनी और परवरिश। जिनमें से इस साल आई अमिताभ बच्चन की फिल्म अलाप बस उतनी कमाई नहीं कर पाई थी और बाकी फिल्मों ने अच्छी खासी कमाई की थी, क्योंकि ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन की केवल एंग्री यंग मैन वाली फिल्में लोग देखना पसंद कर रहे थे। ऐसे में फिल्म अलाप में उनका रोल बिल्कुल ही अलग था। तो ये फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा पैसे नहीं कमा पाई थी, लेकिन आगे आने वाले सालों में जब लोगों ने इसको देखा तो इसको बहुत ज्यादा पसंद किया और आज के टाइम पर फिल्म अलाप एक कल्ट फिल्म बनी हुई है। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म का डायरेक्शन किया था और आज ये उनके करियर की बहुत ही अंडररेटेड फिल्मों में गिनी जाती है। खैर, फिल्म खून पसीना को IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। 70s मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर था जहां उस समय आने वाली ज्यादातर फिल्मों में हमें 2 या 3 हीरो नजर आते ही आते थे और उस समय अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को एक साथ पर्दे पर देखना लोग काफी पसंद करने लगे थे। हालांकि अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से बात की जाए तो पहले फिल्म खून पसीना में अमिताभ बच्चन हमें नजर नहीं आने वाले थे। फिल्म की इस कहानी का आइडिया राकेश कुमार के दिमाग में जब आया था तो उन्होंने सबसे पहले इस आइडिया को अपने दोस्त विनोद खन्ना को सुनाया था। ये वो समय था जब राकेश कुमार प्रकाश मेहरा को असिस्ट कर रहे थे और उन दिनों विनोद खन्ना उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। उन दिनों राकेश कुमार ने फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीखने के बाद में इस कहानी को तैयार किया था और इसको लेकर वो फिल्म बनाने वाले थे, जिससे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपना करियर स्टार्ट कर पाए। लेकिन उनकी इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था, तो ऐसे ही उन्होंने एक दिन अपने दोस्त विनोद खन्ना को इस कहानी का ये आइडिया सुनाया तो विनोद खन्ना को ये आइडिया काफी पसंद आया। उस समय तक विनोद खन्ना ने कई फिल्मों में काम कर लिया था और वो कई प्रोड्यूसर्स को जानने भी लगे थे। तो उस समय विनोद खन्ना ने अपने दोस्त राकेश कुमार को ये सांत्वना दी कि वो इस फिल्म के लिए प्रोड्यूसर जरूर लेकर आएंगे। और उस समय तक राकेश कुमार के दिमाग में ये था कि इसमें जो टाइगर वाला रोल अमिताभ बच्चन ने किया है उसको विनोद खन्ना करेंगे और जो शेरा वाला रोल है उसमें वो डैनी को साइन करेंगे। उन दोनों जाने माने एक्टर ओम प्रकाश के ब्रदर इन लॉ एक फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने विनोद खन्ना से कांटेक्ट किया। तो उस समय विनोद खन्ना ने उनसे ये बोला कि उनके भी एक दोस्त हैं राकेश कुमार जो एक फिल्म को डायरेक्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो विनोद खन्ना ने उनसे ये बोला कि अगर वो इसमें डायरेक्टर के तौर पर राकेश कुमार को ले लेते हैं तो विनोद खन्ना इसमें जरूर काम करेंगे। तो ओम प्रकाश के ब्रदर इन लॉ इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने राकेश कुमार से ये कहानी सुनी और उन्हें ये काफी पसंद भी आई और राकेश कुमार मन ही मन खुश होकर विनोद खन्ना और डैनी के साथ में फिल्म की प्लानिंग करने लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से प्रकाश मेहरा, जिनके प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले साल 1975 में बनी फिल्म हिमालय से ऊंचा बुरी तरह से फ्लॉप रही, जिसमें सुनील दत्त नजर आए थे और प्रकाश मेहरा ने इसमें काफी पैसा भी लगाया था, लेकिन ये फिल्म नहीं चल पाई थी और प्रकाश मेहरा को काफी लॉस उठाना पड़ा था। उन्हीं दिनों प्रकाश मेहरा ने ये सुना था कि उनके असिस्टेंट राकेश कुमार भी किसी फिल्म को बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिस कहानी का एक छोटा सा आइडिया भी प्रकाश मेहरा ने सुना था। तो एक दिन जब प्रकाश मेहरा अपने घर पर देर रात तक शराब पी रहे थे तो अचानक से उन्हें राकेश कुमार की इस फिल्म की याद आई। उस समय रात के लगभग 1 बज रहे थे और प्रकाश मेहरा ने तुरंत राकेश कुमार को फोन करके ये बोला कि वो तुरंत उनके घर आ जाएं। अब चूंकि राकेश कुमार उनके असिस्टेंट के तौर पर कई फिल्मों में काम कर चुके थे तो उनके शराब पीने की लत से तो वो वाकिफ ही थे। तो रात में जब 1 बजे प्रकाश मेहरा ने बुलाया तो राकेश कुमार तुरंत उनके घर पर पहुंच गए। तो प्रकाश मेहरा ने उन्हें अपने सामने बैठाया और उनसे कहा कि वो जो फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं उसकी कहानी उन्हें सुनाएं। हालांकि पहले तो राकेश कुमार उन्हें ये कहानी नहीं सुनाने वाले थे, लेकिन जब प्रकाश मेहरा ने उन्हें बहुत ज्यादा फोर्स किया तो वो ये कहानी सुनाने के लिए मजबूर हो गए और उन्होंने प्रकाश मेहरा को इस पूरी फिल्म की कहानी सुनाई। और जब प्रकाश मेहरा ने ये पूरी कहानी सुनी तो ये उन्हें काफी पसंद आई और उन्होंने सीधे राकेश कुमार से ये बोला कि अब ये फिल्म वो बनाएंगे।
और जैसे ही प्रकाश मेहरा ने राकेश कुमार से ये बोला तो राकेश कुमार बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे और उन्हें अंदर ही अंदर ये लग रहा था कि उन्होंने फिल्म की काफी तैयारी कर ली है, लेकिन प्रकाश मेहरा उनके गुरु हैं तो वो उनको भी मना नहीं कर सकते हैं। खैर, राकेश कुमार ने प्रकाश मेहरा को ये बताया कि ओम प्रकाश के ब्रदर इन लॉ फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने विनोद खन्ना और डैनी को फाइनल भी कर दिया है। लेकिन प्रकाश मेहरा ने उनसे ये कहा कि जो भी है सब कुछ कैंसिल कर दो, इस फिल्म के ऊपर वो पैसा लगाएंगे और फिल्म का डायरेक्शन राकेश कुमार करें। लेकिन बस एक चीज है कि इसमें लीड एक्टर के तौर पर विनोद खन्ना नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन को साइन करें। तो प्रकाश मेहरा की बात सुनकर राकेश कुमार ने पहले तो ये कहा कि इसमें विनोद खन्ना और डैनी को उन्होंने फाइनल कर दिया है, ऊपर से वो अमिताभ बच्चन को उतना अच्छे से नहीं जानते हैं, तो अमिताभ बच्चन उनकी फिल्म में क्यों काम करेंगे। तो प्रकाश मेहरा ने उनसे कहा कि अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में काम करने के लिए लाना उनकी जिम्मेदारी है। खैर, राकेश कुमार ने प्रकाश मेहरा को काफी मना किया कि फिल्म के लिए लगभग सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं, लेकिन प्रकाश मेहरा थोड़ी जिद्दी टाइप के थे और उन्होंने राकेश कुमार की एक भी नहीं सुनी। खैर, इसके बाद परेशान होकर राकेश कुमार अपने घर चले गए और दूसरे दिन उन्होंने ये सारी बात अपने दोस्त विनोद खन्ना को बताई। तो पहले तो विनोद खन्ना को प्रकाश मेहरा के ऊपर काफी गुस्सा आया और विनोद खन्ना ने राकेश कुमार को ये बोला कि अगर वो चाहें तो ये फिल्म प्रकाश मेहरा के साथ में बना सकते हैं, लेकिन विनोद खन्ना इसमें सपोर्टिंग रोल नहीं करेंगे। एक्चुअली आपको बता दें कि लगभग 2-3 सालों में ही विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन हमें एक साथ कई फिल्मों में नजर आ चुके थे और जिस समय इस फिल्म की बात चल रही थी उस समय ऑलरेडी विनोद खन्ना ने अमिताभ बच्चन के साथ में और भी कई फिल्मों को साइन किया था, जिनमें अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर और परवरिश जैसी फिल्में शामिल थीं। और उन दोनों विनोद खन्ना अब ये चाहते थे कि वो फिल्म में अमिताभ बच्चन के सपोर्टिंग रोल में ना नजर आए। और उस समय विनोद खन्ना के ऐसे बोलने को लेकर राकेश कुमार काफी तनाव में थे, क्योंकि एक तो विनोद खन्ना उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और जब उनके पास में कोई भी प्रोड्यूसर नहीं था तो विनोद खन्ना ने उनके लिए प्रोड्यूसर ढूंढा था। खैर, कुछ दिनों बाद प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र के साथ में आई अपनी फिल्म समाधि की सिल्वर जुबली पार्टी रखी थी, जिस पार्टी में विनोद खन्ना, राकेश कुमार और ऐसे कई और लोग आए हुए थे। और इस पार्टी में भी राकेश कुमार ने विनोद खन्ना को काफी मनाने की कोशिश की कि इसमें वो सपोर्टिंग रोल कर लें, लेकिन विनोद खन्ना उन्हें लगातार मना करते ही रहे। बाद में राकेश कुमार ने विनोद खन्ना को बोला कि वो उनके रोल को और भी बड़ा बनाएंगे और उनका रोल फिल्म में अमिताभ बच्चन के ऊपर भी भारी पड़ेगा, क्योंकि इस किरदार का वो अलग ही गेटअप रखेंगे जो लोगों को बहुत ही स्पेशल लगेगा। तो खैर, पहले विनोद खन्ना ने कई बार इसके लिए मना किया, लेकिन फाइनली वो इसके लिए तैयार हो गए। खैर, जब विनोद खन्ना के इसके लिए हाँ बोलने के बाद में राकेश कुमार खुशी से ये बात प्रकाश मेहरा को बताने के लिए जा रहे थे तो विनोद खन्ना ने उन्हें रोका और उनसे बोला कि उनकी केवल एक शर्त है कि वो इसमें अमिताभ बच्चन से 1 लाख रुपए ज्यादा फीस चार्ज करेंगे। भले ही इसमें उनका रोल अमिताभ बच्चन से छोटा हो या बड़ा हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। और जब राकेश कुमार ने विनोद खन्ना की ये शर्त प्रकाश मेहरा को बताई तो प्रकाश मेहरा इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने विनोद खन्ना को अमिताभ बच्चन से 1 लाख रुपए ज्यादा की फीस दी। आपको बता दें कि प्रकाश मेहरा इसके पहले भी ऐसा कर चुके थे, जब उन्होंने अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के साथ में फिल्म हेरा फेरी बनाई थी, तो उसमें भी काम करने के लिए विनोद खन्ना इस शर्त पर तैयार हुए थे कि इसमें भी अमिताभ बच्चन से 1 लाख रुपए की वो ज्यादा फीस लेंगे। तो सेम ऐसा ही फिल्म खून पसीना में भी हुआ। खैर, इसमें विनोद खन्ना का जो लुक है वो काफी अलग रखा गया था और इस लुक में विनोद खन्ना काफी स्मार्ट लग रहे थे, जिसमें उनकी मूछें थी और उनके ग्रे हेयर थे। खैर, इसमें विनोद खन्ना का जो लुक है वो काफी हद तक हॉलीवुड एक्टर क्लाइंट ईस्टवुड से इंस्पायर होकर रखा गया था, जहां इसमें विनोद खन्ना हमें सिगार पीते हुए नजर आते हैं और ये लेदर जैकेट पहनकर घोड़े पर बैठे हुए नजर आते हैं। खैर, इसके लिए विनोद खन्ना ने ये विग तो लगाई थी, लेकिन उनकी जो मूछें हैं वो पूरी तरह से नकली नहीं थी। उस समय विनोद खन्ना ने कुछ असली मूछें भी रखी हुई थी, लेकिन इसको थोड़ी और बड़ा करने के लिए नकली मूछें भी ऐड की गई थी। आपको बता दें कि फिल्म के ज्यादातर सीन कश्मीर की हरी भरी वादियों में, कुछ सीन कोलकाता में और ज्यादातर सीन चांदी वाली स्टूडियो में शूट किए गए थे। और जब चांदी वाली स्टूडियो में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के साथ में ये सीन शूट किए जा रहे थे तो उस समय एक दूसरे के साथ में ये काफी मजाक भी करते थे। जब उस समय काफी गर्मी होती थी, लेकिन ऐसी गर्मी में भी विनोद खन्ना ये जैकेट और ये विग पहनकर बैठे रहते थे। और इसमें विनोद खन्ना के कई फाइट सीन भी रखे गए थे, तो इन फाइट सीन्स के बाद में अक्सर उनकी विग थोड़ी ढीली हो जाती थी और बार बार हर एक एक्शन सीन के बाद में उनकी विग को ठीक करके लगाना पड़ता था। उस समय अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना से अक्सर मजाक मजाक में ये बोलते थे कि विनोद, तुम्हारी विग देखकर ऐसा लगता है कि जैसे शेर के सिर पे किसी ने कालीन बिछाया हो। खैर, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के बीच में मजाक चलता ही रहता था और विनोद खन्ना भी अमिताभ बच्चन को लेकर मजाक करते ही रहते थे। यहाँ पर एक चीज और आपने गौर की होगी कि इसमें अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना इन दोनों ही किरदारों या इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में अंतर दिखाने के लिए एक तो इन दोनों का इतना डिफरेंट लुक रखा गया था, ऊपर से इन दोनों के घोड़ों का कलर भी बिल्कुल ही अलग था।
जहां अमिताभ बच्चन इसमें हमें सफेद घोड़े के ऊपर बैठे हुए नजर आते हैं तो वहीं विनोद खन्ना हमें ब्राउन घोड़े के ऊपर बैठे हुए नजर आते हैं। और वाकई में जब लोगों ने ये फिल्म देखी थी तो विनोद खन्ना के किरदार को और उनके लुक को लोगों ने काफी पसंद किया था। खैर, पूरी फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट थी इसमें अमिताभ बच्चन का टाइगर के साथ में ये फाइट वाला सीन। जिस सीन का क्रेज उस समय ऐसा था कि जितने लोगों ने भी ये फिल्म देखी थी वो बाहर आकर बस लोगों से ये बोल रहे थे कि इसमें अमिताभ बच्चन ने रियल टाइगर के साथ में फाइट की है। और कई लोग तो फिल्म केवल यही सीन देखने के लिए बार बार जा रहे थे। और जब भी थिएटर में अमिताभ बच्चन का ये टाइगर वाला सीन चलता तो पूरा थिएटर बिल्कुल सन्न हो जाता था। लोगों की दिलों की धड़कन बढ़ जाती थी कि आखिर अब क्या होगा। आपको बता दें कि फिल्म में रखे गए इस मेले वाले सीक्वेंस के लिए मुंबई के चांदीवाली स्टूडियो में पूरा सेट लगाया गया था, जहां पिंजरे में इस रियल बाघिन को भी लाया गया था जिसका नाम भारती था। आपको बता दें कि वैसे तो ये देखने में बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन पूरी तरह से सर्कस के लिए ट्रेंड थी, जिसको स्पेशली मद्रास से लाया गया था। और यहाँ पर इसे स्टंट करवाने के लिए उसके मास्टर के हाथ में एक डंडा भी होता था। और जिस तरह से उसके मास्टर डंडा घुमाते ये भारती नाम की बाघिन वैसे ही एक्ट करती। खैर, पहले ये प्लानिंग हुई कि इस बाघिन के जो मास्टर हैं वही इसमें अमिताभ बच्चन के बॉडी डबल बनकर ये सीन परफॉर्म कर देंगे। लेकिन अब चूंकि उनका कलर काफी सांवला था और उनकी हाइट भी अमिताभ बच्चन की जितनी नहीं थी, इस वजह से वो इसमें शूट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन उन्होंने सबको फिल्म के सेट पर इतना आश्वासन दिया कि इस बाघिन के साथ में कोई भी खड़ा हो जाए या कैसे भी सीन शूट कर लो, ये किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगी। एक तो पहली बात, इस बाघिन के जो बहुत ही नुकीले नाखून थे उनको हटा दिया गया था। इसके अलावा जो इसके बहुत ही नुकीले दांत थे उनको भी कम कर दिया था। अब एक्शन सीन की बारी आई तो इसके लिए अमिताभ बच्चन को ये बाघ के प्रिंट वाली स्पेशल लेदर जैकेट दी गई थी, जिस लेदर जैकेट का कपड़ा कुछ ऐसा था कि ये थोड़ी बहुत नाखून की चोट से फटती तक नहीं थी। हालांकि पहले तो अमिताभ बच्चन बाघिन के साथ में ये सीन करते टाइम पर काफी डर रहे थे, लेकिन बाद में वो इसके लिए तैयार हो गए थे। और इसमें अमिताभ बच्चन के भारती नाम की इस बाघिन के साथ में जितने भी क्लोजअप शॉट हैं उनको अमिताभ बच्चन ने खुद ही शूट किया था। लेकिन जो वाइड एंगल शॉट थे और इनको काफी दूर से शूट किया गया था उनको फाइट मास्टर मोहन बग्गड़ ने शूट किया था। और बाद में इन सारे सीन्स को एडिट करके मिक्स करके ऐसा दिखाया गया था। खैर, बाघिन तो बाघिन ही होती है, लेकिन यहाँ पर अमिताभ बच्चन की हिम्मत को मानना पड़ेगा कि उन्होंने इसके साथ में ये क्लोजअप सीन भी दिए थे। नहीं तो अगर अमिताभ बच्चन चाहते तो इसके लिए साफ साफ मना भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। और इस बारे में अमिताभ बच्चन ने आगे चलकर अपने एक ट्वीट के जरिए बताया भी था कि वो दिन वो आज तक नहीं भूले हैं जब उनके सामने एक रियल बाघिन थी और अमिताभ बच्चन को इसके साथ में लड़ाई करनी थी। जब चांदीवाली स्टूडियो में इस सीन को फिल्माया जा रहा था उस समय अमिताभ बच्चन इससे लड़ रहे थे और बाकी लोग इसको देखकर डर रहे थे। जहां तक कि इसमें अमिताभ बच्चन की मां बनी हुई निरूपा रॉय नजर आई थी। और जब उन्हें पता चला कि अमिताभ बच्चन एक रियल बाघिन से लड़ाई करने वाले हैं तो निरूपा रॉय उस समय इतनी ज्यादा डर गईं कि वो ये जगह छोड़कर सेट पर काफी दूर चली गई थी, जिससे कि अगर ये बाघिन आए तो भी वहां पर ना पहुंच पाए। यहाँ तक कि इस सीन में रेखा को भी यहाँ पर खड़े होकर एक्सप्रेशंस देने थे। तो पहले तो इस सीन को लेकर रेखा भी काफी डर गई और उन्हें ये डर लग रहा था कि कहीं अमिताभ बच्चन को कुछ हो न जाए। और फाइनली जब ये सीन बहुत अच्छे से शूट हो गया तो रेखा ने अमिताभ बच्चन को गले लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलें कि बॉलीवुड फिल्मों में इसके पहले भी और इसके बाद में हमें कई टाइगर से लड़ने वाले सीन देखने के लिए मिले, लेकिन उनमें से ज्यादातर सीन्स में हमें नकली टाइगर ही देखने के लिए मिलता था, जहाँ पर एक रियल टाइगर के क्लोजअप सीन लिए जाते और जब हीरो को इससे लड़ाई करनी होती तो यहाँ पर एक रुई का टाइगर बनाया जाता था, जिससे लिपट कर और उसके हाथ पकड़कर हीरो हमें लड़ाई करते हुए नजर आता है। लेकिन फिल्म खून पसीना में ये पहली बार हुआ था जब इतना बड़ा हीरो एक रियल टाइगर के साथ में लड़ाई कर रहा था। हालांकि आपको बता दें कि फिल्म खून पसीना के बाद में रियल टाइगर से लड़ाई करने वाले ये सीन और भी कई हीरोज के ऊपर फिल्माए गए। जैसे खून पसीना के बाद आगे चलकर सेम टाइगर के साथ में फाइट करने वाला एक सीन अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म मिस्टर नटवर लाल में भी रखा गया, जिसको भी फिल्म खून पसीना के ही डायरेक्टर राकेश कुमार ने डायरेक्ट किया था। और मिस्टर नटवर लाल में भी सेम यही भारती नाम की बाघिन के साथ में अमिताभ बच्चन हमें सीन करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के अलावा फिल्म आजाद में धर्मेंद्र भी हमें ऐसे ही रियल टाइगर के साथ में लड़ाई करते हुए नजर आए थे। यहाँ तक कि मिथुन चक्रवर्ती भी 1983 में आई फिल्म हमसे है जमाना में रियल टाइगर के साथ में फाइट करते हुए नजर आए। तो वहीं इसके कई सालों बाद आगे चलकर अजय देवगन भी हमें 2013 में आई फिल्म हिम्मत वाला में रियल टाइगर के साथ में ये सीन करते हुए नजर आए थे। आपको बताते चलें कि फिल्म के डायरेक्टर राकेश कुमार की लंबाई बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि वो अमिताभ बच्चन से लगभग 1.5 इंच लंबे थे और अक्सर राकेश कुमार फिल्म के सेट पर खड़े होकर ही सीन को शूट करवाते थे।
तो उनकी लंबाई के बारे में अमिताभ बच्चन हमेशा ये कहते थे कि राकेश कुमार पूरे बॉलीवुड में इकलौते ऐसे हैं जो कि अमिताभ बच्चन से भी लंबे हैं। और अमिताभ बच्चन राकेश कुमार के डेडिकेशन से और उनके काम से इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि आगे चलकर भी उन्होंने राकेश कुमार के साथ में 2 और फिल्मों में काम किया था, मिस्टर नटवरलाल और 2 और 2 5। इसमें हमें कादर खान विलेन जालिम सिंह के रोल में नजर आए थे। और अगर देखा जाए तो फिल्म खून पसीना कादर खान के करियर के लिए बड़ी ब्रेक थ्रू फिल्म साबित हुई थी, जहां इसके पहले कादर खान हमें फिल्म दाग और ऐसी कई और फिल्मों में छोटे छोटे विलेन के रोल में नजर आ चुके थे। लेकिन खून पसीना उनके करियर की ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने इतने बड़े विलेन का रोल निभाया था। और इसमें कादर खान का काम लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि आगे चलकर 80s में तो कादर खान बड़ी से बड़ी फिल्मों में मेन विलेन का रोल निभा रहे थे। आपको बता दें कि कादर खान ने ही फिल्म के डायलॉग्स भी लिखे थे और जो भी अमिताभ बच्चन इसमें 1 लाइनर डायलॉग बोलते हैं वो सारे के सारे कादर खान ने ही लिखे थे। वैसे पहले फिल्म के डायरेक्टर राकेश कुमार ने कादर खान को केवल इसमें डायलॉग लिखने के लिए बुलाया था, लेकिन जब कादर खान ने ये डायलॉग्स लिखे और अपनी आवाज में उनको वैसे ही एक्ट करके राकेश कुमार को सुनाया तो ये उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया। और इसी को देखते हुए उन्होंने कादर खान को इसमें मेन विलेन के तौर पर साइन किया था। उन दिनों बॉलीवुड में अक्सर मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा के बीच में एक रेस लगी रहती थी कि किसकी फिल्म ज्यादा चलेगी, कौन कितनी अच्छी फिल्म बनाएगा। तो उस समय आलम यह था कि लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री 2 गुटों में बंट चुकी थी, जहां इंडस्ट्री से अगर कोई मनमोहन देसाई के कैंप वाली फिल्मों में काम कर रहा है तो वो प्रकाश मेहरा के कैंप में काम नहीं करेगा, और अगर कोई प्रकाश मेहरा के कैंप में काम कर रहा है तो वो मनमोहन देसाई के कैंप वाली फिल्मों में काम नहीं कर पाएगा। लेकिन उन दिनों इकलौते अमिताभ बच्चन और कादर खान ऐसे थे जिन्होंने इन दोनों ही डायरेक्टर के साथ में एक ही समय काम किया है, और ये दोनों ही लंबे समय तक लगातार प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई इन दोनों की फिल्मों में काम करते रहे। फिल्म के कई सीन कोलकाता में भी शूट किए गए और कोलकाता में जब फिल्म की यूनिट गई तो वहाँ के ग्रैंड होटल में रुकी थी। आपको बता दें कि कलकत्ता से अमिताभ बच्चन का काफी पुराना नाता रहा है। जब वो फिल्मों में काम नहीं कर रहे थे तब उन्होंने कुछ दिनों के लिए कलकत्ता में भी काम किया था, और अमिताभ बच्चन की अब यहाँ पर फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो गई थी। तो जब लोगों को ये पता चला कि अमिताभ बच्चन यहाँ शूटिंग के लिए आए हैं तो उनके होटल के बाहर लोगों की लाइन लगी रहती थी और सिक्योरिटी गार्ड को इस पब्लिक को हटाना पड़ता था। फिल्म खून पसीना लोगों ने इतनी ज्यादा पसंद की कि आगे चलकर इसको साल 1979 में तेलुगु में टाइगर नाम से बनाया गया था, जिसमें हमें अमिताभ बच्चन के रोल में एनटी रामा राव नजर आए थे। तो वहीं इसके लगभग 12 साल बाद इसको तमिल में भी रजनीकांत ने रीमेक करके बनाया था और इसका टाइटल रखा था शिवा। वैसे आपको यहाँ पर बताते चलें कि तमिल सिनेमा में एक दौर ऐसा भी आया था जब रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन की लगभग हर एक फिल्म का रीमेक बनाया था, और ये सारे रीमेक तमिल सिनेमा में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रहे हैं। और कहीं ना कहीं रजनीकांत के करियर को इस मुकाम पर पहुंचाने में अमिताभ बच्चन की फिल्मों का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और शायद यही एक रीजन रहा कि रजनीकांत हमेशा अमिताभ बच्चन को बहुत बड़ा मानते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इसमें अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम टाइगर रखा गया था, और इस टाइगर नाम से डायरेक्टर राकेश कुमार इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने आगे चलकर अमिताभ बच्चन के साथ में टाइगर नाम से एक फिल्म भी अनाउंस कर दी थी, जिसके पोस्टर भी छप चुके थे। उन्होंने कहानी भी तैयार कर ली थी। इसके लिए अमिताभ बच्चन का लुक टेस्ट लिया गया था, कुछ फोटो शूट भी हुए थे, लेकिन आगे चलकर ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। इसका रीजन बताया जाता है कि जब राकेश कुमार की अमिताभ बच्चन के साथ में फिल्म 2 और 2 5 उतनी नहीं चल पाई थी तो टाइगर को बीच में ही बंद कर दिया गया था। खैर, जब फिल्म खून पसीना रिलीज हुई तो भले ही विनोद खन्ना का इसमें ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, लेकिन जिस तरह से विनोद खन्ना को इसमें दिखाया गया था वो लोगों को काफी पसंद आया। ये अमिताभ बच्चन और रेखा की साथ में आई तीसरी फिल्म थी। इसके पहले ये दोनों फिल्म 2 अनजाने और अलाप जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे, और कहीं ना कहीं इन्हीं 4-5 सालों के दौरान अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच में नजदीकियां काफी बढ़ने लगी थीं, जिन्होंने फिल्म खून पसीना के बाद में आगे चलकर मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, राम बलराम, सिलसिला इन फिल्मों में काम किया। लेकिन इसके बाद ये दोनों हमें साथ में कभी नजर नहीं आए। डायरेक्टर राकेश कुमार ने इसमें विनोद खन्ना के रोल को थोड़ी और बढ़ाने के लिए इसमें उनके घोड़े को कंट्रोल करने वाले सीन को भी ऐड किया था, जिस सीन में अमिताभ बच्चन का सफेद घोड़ा दौड़ रहा होता है और विनोद खन्ना अपने घोड़े पर दौड़कर इसको पकड़ते हैं। ये सीन पहले फिल्म की स्क्रिप्ट में था ही नहीं, लेकिन विनोद खन्ना को खुश करने के लिए, उनके रोल को थोड़ी बढ़ाने के लिए इस सीन को ऐड किया गया था। ये राकेश कुमार की डेब्यू फिल्म थी और इसके लिए म्यूजिक कंपोज किया था कल्याण जी और आनंद जी ने। यहाँ पर आपको बता दें कि 70s में कल्याण जी और आनंद जी ने ऐसे कई डायरेक्टर्स की फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया जो पहली फिल्म बना रहे थे, जैसे मनमोहन देसाई की फिल्म छलिया के लिए, प्रकाश मेहरा की फिल्म हसीना मान जाएगी के लिए, फिरोज खान की अपराध के लिए और सुभाष घई की कालीचरण के लिए भी म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी ने ही दिया था। फिल्म को प्रकाश मेहरा ने ही प्रोड्यूस किया था और म्यूजिक कंपोज किया था कल्याण जी आनंद जी ने, और इसमें
जब स्टार्टिंग के टाइटल क्रेडिट हमें देखने के लिए मिलते हैं तो फिल्म जंजीर का सेम म्यूजिक हमें इसमें सुनाई देता है। इसके अलावा फिल्म खून पसीना के कुछ फाइट सीक्वेंस में प्रकाश मेहरा की पिछली फिल्म हेरा फेरी का म्यूजिक भी हमें सुनने के लिए मिला था। आपको बता दें कि हेरा फेरी और जंजीर इन दोनों के लिए भी म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी ने ही कंपोज किया था और उन्होंने सेम इसी म्यूजिक का यूज फिल्म खून पसीना के कई सीक्वेंस में किया था। फिल्म खून पसीना में काम करने के लिए अरुणा ईरानी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था, लेकिन वो ये अवार्ड जीत नहीं पाई थी। इस साल बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ये अवार्ड मिला था फिल्म प्रियतमा के लिए आशा सचदेव को, और इस साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था अमिताभ बच्चन को ही, लेकिन उनकी फिल्म अमर अकबर एंथोनी के लिए। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म खून पसीना से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने ये फिल्म बहुत पहले देखी थी और मुझे ये काफी पसंद आई थी, खासकर से अमिताभ बच्चन का ये टाइगर से फाइट वाला सीन। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।